पहली जो थ्योरम हम लोगों की है क्लास 10th में, जो कि रियल नंबर चैप्टर में, उसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसको समझना है। क्यों समझना है? क्योंकि 4 के पावर n वाले क्वेश्चन, जैसे कि प्रूव दैट 4 के पावर n कैन नेवर एंड्स विद द डिजिट 0, या 6 के पावर n कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0, ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को समझते हैं। तो एक पहले पेज लेके मैं आपको समझाता हूं, उसके बाद हम लोग पुनः इस एक्सरसाइज पर जो स्टेटमेंट है उस पर आएंगे। सुनो, सबको पता होगा कि प्राइम नंबर क्या होता है भाई। प्राइम नंबर जिसके केवल एग्जैक्टली दो फैक्टर्स हों, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है। ये सब बच्चों क्या है? प्राइम नंबर्स, जिसके एग्जैक्टली दो फैक्टर्स हो, न 2 से कम न 2 से ज्यादा, ठीक ठीक केवल मात्र 2 फैक्टर्स हो, ये सारी प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होती है भाई? कि जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो। अब हम बात करेंगे कि कंपोजिट नंबर बनती कैसे हैं बच्चों। भाई कंपोजिट जो नंबर होती हैं, प्राइम नंबर्स का आपस में प्रोडक्ट करने से ही बच्चों कंपोजिट नंबर बनती है। अच्छा भाई ठीक है, चलो 2 में 2 का मल्टीप्लाई करो, क्या बना? 4। 2 में 3 का मल्टीप्लाई करिए, क्या बना? 6। एक प्राइम नंबर 2, एक प्राइम नंबर 3 मल्टीप्लाई करिए, इन दोनों का प्रोडक्ट जो बनेगा वो कंपोजिट नंबर बनेगा। मतलब 4 के बेटा 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा। 6 के 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 और 6 के 4 फैक्टर, मतलब कंपोजिट नंबर। अब सुनो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना? 8 हो गया। देखो 2 इंटू 5 इज इक्वल टू कितना? 10। 2 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू कितना? 12। और देखो 3 ऐसे कर लो, 2 इंटू 7, 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 14। 3 इंटू 5 देखो क्या? 15। मेरे कहने का मतलब बच्चों कि इन प्राइम नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई करने से क्या बन रहा है? कंपोजिट नंबर। एक चीज और समझना, इस 4 को बनाने के लिए हमको किसकी? 2 की जरूरत पड़ेगी। और 2 का मल्टीप्लाई 2 में अगर 2 टाइम्स अगर कर देंगे तो 2 2 जा 4, ये 4 मिल जाएगा। तो 4, 2 और 2 के प्रोडक्ट से बना है 4। 6 कैसे बना है? 2 और 3 के प्रोडक्ट से बना है 6। अब सोचिए कि 6 को बनाने के लिए 2 और 3 के अलावा अगर कोई और नंबर आए तो नहीं, 6 केवल 2 और 3 के प्रोडक्ट से ही 6 बनेगा। 8 कैसे बनेगा? 2 का मल्टीप्लाई 2 में 3 टाइम्स कर दीजिए, 8 बनेगा। और 10 कैसे बनेगा? 2 और 5 से ही 10 बनेगा, और 2 और 5 के अलावा और कोई प्राइम नंबर नहीं होगी जो आपको 10 बनाए। तो कहने का मतलब यह है कि यूनिक प्राइम नंबर से क्या बन रहा है? कंपोजिट नंबर। बात को समझना, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, यूनिक प्राइम नंबर के प्रोडक्ट से ये सब क्या अलग अलग कंपोजिट नंबर बन रही है। अब मैं इसी को अगर उल्टा फॉर्मेट में बोलूं, प्रोसेस अगर उल्टा करके बोलूं, कि अगर मान लीजिए 10 अगर कोई कंपोजिट नंबर है, अगर हम लोग इसका अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 10 का क्या करें? प्राइम फैक्टराइजेशन करें। अभी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो देखो सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 से काटेंगे, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5, अर्थात जो 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन आया 2 इंटू क्या है बच्चों? 5। तो जब 10 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, ठीक है, तो क्या आएगा? 2 इंटू 5, और 2 और 5 बच्चों ये क्या होंगे? यूनिक होंगे, क्योंकि 10 यूनिक प्राइम नंबर 2 और 5 से बना था। तो इसका उल्टा बेटा, जब 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो जो प्रत्येक फैक्टर होगा वह यूनिक होगा। कहने का मतलब अगर 10 2 और 5 से मिलकर बना है तो 10 2 और 5 ही रहेगा। क्रम इधर उधर हो सकता है, कि पहले 2 हो बाद में आपका पहले 5 हो बाद में भी 2 लिख सकते हैं, तो क्रम इधर उधर हो सकता है, लेकिन जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वह यूनिक होंगे। तो सुनो, सिंपल सा मतलब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का ये होता है कि यदि प्रत्येक कंपोजिट नंबर को अगर एक्सप्रेस किया जाए एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, तो ये जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वह यूनिक होंगे। बस इसी को बेटा हम लोग बोलते हैं, ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इतनी आसान चीज है बेटा। तो इसका स्टेटमेंट मैं बोल दे रहा हूं कि इफ एवरी कंपोजिट नंबर या एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या कैन बी, ठीक है, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। बात समझना, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच दीज प्राइम फैक्टर्स अकर्स। कहने का मतलब है कि प्रत्येक कंपोजिट नंबर को, ठीक है, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में आप एक्सप्रेस कर सकते हो, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच दीज प्राइम फैक्टर अकर्स। मतलब ऑर्डर इधर उधर हो सकता है, लेकिन जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वह आपके क्या होंगे? यूनिक होंगे। या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड। मैंने एक शब्द यूज किया यूनिकली।
यूनिकली इसलिए क्योंकि 10 का जब आप प्राइम फैक्टर्स करोगे तो 2 और 5, और 2 और 5 बेटा यूनिक होगा, इसलिए मैंने एक शब्द यूनिक भी जोड़ दिया। तो फिर से सुन लो, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच दिस प्राइम फैक्टर्स अकर्स। थोड़ा सा स्टेटमेंट भी आपको दिखा दूं, देखो सिंपल है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या कैन बी फैक्टराइज्ड, ठीक है, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक। जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो बेटा यूनिक होता है। जैसे 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 और 5 यूनिक होगा। ऐसा नहीं कि 10 में 2 और 5 के अलावा 7 भी मिल जाए, ऐसा नहीं है। 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर जो प्राइम नंबर्स मिलेंगे 2 और 5 वो यूनिक होंगे। ऐसा नहीं कि 2 और 5 के अलावा, ठीक है, 2 और 7 की मल्टीप्लाई या 2 और किसी प्राइम नंबर की मल्टीप्लाई करने से 10 बन जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है, ठीक, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर्स, माने कि उसका ऑर्डर अलग अलग हो सकता है, पहले 2 बाद में 5 या पहले 5 बाद में 2 हो सकता है, लेकिन 2 और 5 यूनिक होगा। इसकी दूसरी डेफिनेशन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये भी लिखी गई है, ये सबसे सिंपल डेफिनेशन होती है, इसको याद कर सकते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच दिस प्राइम फैक्टर्स अकर्स। वही कहने का मतलब है कि प्रत्येक कंपोजिट नंबर को आप क्या कर सकते हो बेटा, यूनिकली, ठीक है, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। ये जो प्राइम फैक्टर्स होंगे यूनिक होंगे, ठीक है, ऑर्डर इधर उधर हो सकता है, लेकिन जो प्राइम फैक्टर्स होंगे बच्चों वो यूनिक होंगे। इसी को बेटा हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। मतलब सीधा सीधा हिसाब ये है भाई कि कोई भी कंपोजिट नंबर है, अगर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाएगा, जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, यूनिक होंगे। क्लियर है, बस इतनी सी बात है, बस इतना ही समझना था। आगे देखिए, इतना समझ लिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। मतलब हमने क्या सीखा कि मतलब सीखा हम लोगों ने कि एनी नंबर, ठीक है, एनी कंपोजिट नंबर, ठीक है, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, और जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वह यूनिक होंगे। तो हम एक ऐसा कह सकते हैं कि द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच नंबर इज यूनिक। हम ऐसा बिल्कुल कह सकते हैं कि प्रत्येक नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वह आपका यूनिक होता है, मतलब जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो यूनिक होंगे। अब देखो, इसी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पर आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, जैसे कि कंसीडर द नंबर 4 के पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, तो चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 के पावर n, यहां पर आएगा 4 के पावर n, यहां पर आएगा 4 के पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। यहां पर कहने का मतलब है कि एक नंबर आपका 4 के पावर n दिया गया है, जहां पर n आपका नेचुरल नंबर है। आपको चेक करना है कि 4 के पावर n का क्या ऐसा कोई वैल्यू है जिसके के लिए 4 के पावर n क्या करेगा, इंट्स करेगा 0 के। स्टेटमेंट ऐसा दिया है, या ऐसे इसको बोल सकता था डायरेक्ट कि प्रूव दैट 4 के पावर n कैन नेवर इंट्स विद द डिजिट 0। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन सवाल जवाब किया जा सकता था कि प्रूव करिए कि 4 के पावर n कैन नेवर इंट्स विद द डिजिट 0। 4 के पावर n कभी क्या इंट्स नहीं करेगा 0 से। सुनो, यहाँ पे सब कुछ लिखा गया, मैं आपको लिखना पढ़ना सब कुछ बता रहा हूँ कि आप कैसे लिखोगे, ठीक है, आप कैसे लिखोगे मैं बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले, ठीक है, इसको क्या करना है बेटा, सबसे पहले आपको लिखना है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए एक चीज कि भाई किसी का यूनिट डिजिट 0 तभी होगा जब उसमें फैक्टर 2 के साथ साथ क्या मिले, 5 भी मिले। प्राइम फैक्टर 2 के साथ साथ 5 मिलेगा तभी किसी का यूनिट डिजिट 0 होगा, अदरवाइज यूनिट डिजिट 0 नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि मान लो 20 है, 20 का यूनिट डिजिट 0 तभी है जब इसका प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों है। देखो 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, अगर 20 का अगर यूनिट डिजिट 0 है, इसका मतलब 100% इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 के साथ साथ 5 भी आया तभी यूनिट डिजिट 0 होगा, नहीं तो होगा ही नहीं। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, क्वेश्चन क्या था भाई कि 4 के पावर जो n होगा वो कभी भी इंट्स नहीं करेगा यूनिट डिजिट से, चाहे n का कोई भी नेचुरल वैल्यू ले लो। अब इसको प्रूफ करना है, ठीक है, स्टेटमेंट को लिख करके। तो सुनो कैसे करोगे, सबसे पहले, ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा इफ 4 के पावर n, ध्यान देना यही स्टेप ही तो इंपॉर्टेंट है, इसी स्टेप को मैं सिखा रहा हूं। सुनो, लिखना पड़ेगा शुरू में, एग्जाम में आप बोर्ड एग्जाम ऐसे लिखोगे, इफ 4 के पावर n इंट्स विथ 0, लिखोगे इंट्स विथ 0, देन इट मस्ट have 2 and 5
एज अ प्राइम फैक्टर, 2 and 5 एज अ, ठीक है, प्राइम फैक्टर, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है, प्राइम फैक्टर मतलब यदि 4 के पावर n एंड्स करेगा 0 से, देन इट मस्ट हैव 2 and 5 एज अ प्राइम फैक्टर। इसके पास 2 के साथ साथ 5, ठीक है, दोनों प्राइम फैक्टर्स का होना जरूरी है। अगर बस केवल एक ही है, 5 नहीं है, तब यूनिट डिजिट उसका 0 नहीं करेगा, या 5 है 2 नहीं है तब भी नहीं करेगा। माने कि यूनिट डिजिट इंट्स तभी 0 कर सकता है जब इसका प्राइम फैक्टर 2 के साथ साथ क्या हो, 5 हो। आपको पहला स्टेटमेंट ये लिखना है, इफ 4 के पावर n इंट्स विद 0 देन इट मस्ट हैव 2 and 5 एज अ प्राइम फैक्टर्स। इतना लिखने के बाद आप लिखोगे, यहां पर एक शब्द लिखोगे, नाउ 4 के पावर n को बहुत ध्यान से देखो, इस 4 को जब प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे और तो मिलेगा 2 into 2, और 2 into क्या मिलेगा, 2, और होल के पावर कितना, n। अब देखो 2 into 2 को लिख सकते हो 2 के पावर 2, 2 के पावर 2, ठीक है, 2 के पावर 2, होल के पावर कितना, n। अब सुनिए, इस पावर का पावर में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो फाइनली 2 के पावर क्या हो गया, 2n। मतलब 4 के पावर n को आप 2 के पावर क्या लिख सकते हो, 2n। मेरे कहने का मतलब कि 4 के पावर n के फॉर्म में अगर कोई भी अगर नंबर्स रहेगी तो उसको आप 2 के पावर 2n के फॉर्म में लिख सकते हो। मतलब यहाँ पास केवल 2 ही इसका प्राइम फैक्टर्स होगा 4 के पावर n में, ठीक है। उसको अगर प्राइम फैक्टर्स के रूप में अगर एक्सप्रेस करोगे बेटा तो क्या मिलेगा, बस केवल 2 into 2 into 2, बस ऐसा ही नंबर मिलेगा। तो 2 के पावर 2n के फॉर्म में होगा, मतलब प्राइम फैक्टर्स बस केवल 2 ही मिलेगा। अब इसका मतलब ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है बेटा, shows that 2 is the only prime factors, 2 is the only prime factors, ठीक है, ऑफ 4 के पावर n। ये क्या शो कर रहा है, 2 के पावर 2n क्या शो कर रहा है कि भाई इसके पास केवल 2 एकमात्र प्राइम फैक्टर्स है, 5 नहीं है। 5 क्यों नहीं है भाई, 4 के पावर n को आप 2 into 2 ही लिख सकते हो, उसमें 5 नहीं आएगा, ठीक है। तो भाई इस क्या शो कर रहा है कि 2 इज द ओनली प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4 के पावर n। और आपको पता भी है कि 4 के पावर n में बस केवल 2 ही प्राइम फैक्टर्स आ रहा है, इसका मतलब 5 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बेटा यही बोलती है कि प्रत्येक, ठीक है, नंबर्स का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक होता है। तो 4 के पावर n में केवल 2 आ रहा है तो 2 यूनिक होगा, इसमें 5 नहीं आएगा। अब थोड़ा सा स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, इतना लिखने के बाद बोर्ड एग्जाम में आपको लिखना है वी नो दैट, क्या लिखना है, बट वी नो दैट, ऐसे लिख देंगे बट वी नो दैट, ध्यान देना, बट वी नो दैट कहां से जानते हो भाई, कहोगे सर फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फ्रॉम द फंडामेंटल, ध्यान देना, फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम, THEOREM, थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से क्या जानते हैं, दैट माने कि द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच नंबर, द प्राइम बच्चों फैक्टराइजेशन, ध्यान देना, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच नंबर इज यूनिक। हमको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से यही पता है कि प्रत्येक, ठीक है, नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक होता है। तो 4 के पावर n का जो प्राइम फैक्टर्स केवल 2 है तो 2 केवल यूनिक होगा, इसमें 5 आएगा ही नहीं। तो हमने सब मिला जुला के प्रूफ ये कर दिया कि भाई 4 के पावर n का प्राइम फैक्टर्स 2 है, 5 नहीं होगा। 5 क्यों नहीं होगा, क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक भी यही बोलती है कि अगर 4 के पावर n का प्राइम फैक्टर्स अगर 2 मिल रहा है तो 2 यूनिक होगा, इसका मतलब 5 इसमें कभी नहीं आएगा। इसका मतलब therefore 5 is not, ठीक है, अ प्राइम फैक्टर्स, 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 4 के पावर n। तो फाइनली हम लोगों ने ये प्रूफ कर दिया कि 4 के पावर n का 5 क्या होगा, प्राइम फैक्टर्स नहीं होगा, ठीक है। माने कि 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। जब 5 नहीं है इसका मतलब 4 के पावर n, ठीक है, कभी भी यूनिट डिजिट्स से आपका जो उसका यूनिट डिजिट उसका 0 नहीं होगा। आपको लिखना पड़ेगा लास्ट में हेंस 4 के पावर n कैन नेवर एंड्स विथ 0, 4 के पावर n कभी भी बेटा, ठीक है, 0 से एंड नहीं करेगा। मतलब 4 के पावर n का कोई भी नेचुरल नंबर रखोगे, जैसे 4 के पावर 1 4 ही होगा, 4 के पावर 2 16, आप n का कोई भी मान रखिए
इसका यूनिट डिजिट कभी जीरो आने वाला नहीं है। तो हम लोगों को यही प्रूव करना कि 4 के पावर n में n जहां नेचुरल नंबर होगा, ठीक है, तो उसका n के किसी भी मान के लिए, n के किसी भी नेचुरल वैल्यू के लिए 4 के पावर n के फॉर्म में अगर कोई नंबर रहेगी तो उसका यूनिट डिजिट कभी भी जीरो आने वाला नहीं है। यूनिट डिजिट 4 6 4 ऐसे करके आ रहा, मतलब यूनिट डिजिट कभी जीरो नहीं आएगा। आशा करते हैं क्वेश्चन समझ गए होंगे। एक बार फिर समझाऊंगा। देखो सबसे पहले बेटा इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा इफ 4 के पावर n, ठीक है, एंड्स विद जीरो। अगर 6 के पावर n रहता तो हम लिखते हैं 6 के पावर n एंड्स विद जीरो, देन इट मस्ट हैव टू एंड 5 एज अ प्राइम फैक्टर्स। लिखते हैं 15 के पावर n वाला रहता तो लिखते कि 15 के पावर n एंड्स विद जीरो, देन इट मस्ट हैव 2 एंड 5 एंड फैक्टर 2 एंड 5 एज अ प्राइम फैक्टर्स। ये लिखना ही पड़ता, किसी के फॉर्म में पूछा जा सकता है। 4 के पावर n पूछा जा सकता है, 6 के पावर n पूछा जा सकता है, 8 के पावर n आपसे पूछा जा सकता है, 12 के पावर n पूछा जा सकता है, 15 के पावर n पूछा जा सकता है। इनमें से ही कोई एक पूछेगा, इससे अधिक आपका नहीं पूछता है, ठीक है। तो लिखना पड़ेगा इफ 4 के पावर n एंड्स विद जीरो, देन इट मस्ट हैव 2 एंड 5 एज अ प्राइम फैक्टर्स। इतना लिखने के बाद आप लिखना पड़ेगा नाउ 4 के पावर n, 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना, 2 इंटू 2 मिलेगा होल के पावर n, 2 इंटू 2 को आप लिख सकते हो 2 के पावर 2 होल के पावर n, माने पावर के पावर में मल्टीप्लाई करोगे तो 2 के पावर 2n। हमने देखा कि 4 के पावर n का बस केवल जो प्राइम फैक्टर्स केवल 2 है, तो लिखना पड़ेगा shows that 2 इज द ओनली प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4 के पावर n। ये क्या शो कर रहा है कि भाई 4 के पावर n का केवल 2 मात्र एक प्राइम फैक्टर्स है। और हम जानते भी हैं, वी नो फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच नंबर इज यूनिक। हमको पता भी है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये बोलती है कि 4 के पावर n का प्राइम फैक्टर्स मात्र अगर 2 आ रहा है तो 2 यूनिक होगा, 5 का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसका मतलब हो गया कि हम बोल सकते हैं कि इसलिए 5 जो होगा इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 4 के पावर n। इसका मतलब 4 का प्राइम फैक्टर्स केवल 2 आ रहा है तो बस 2 यूनिक होगा, इसका मतलब 5 कभी भी नहीं आएगा। जब आएगा ही नहीं, 5 आएगा ही नहीं उसका प्राइम फैक्टर्स, इसका मतलब 4 के पावर n भी, ठीक है, यूनिट डिजिट से इंट्स नहीं करेगा। लास्ट में लिख देना पड़ेगा हेंस 4 के पावर n कैन नेवर इंट्स विद द जीरो। बस अगर आप एक स्टेप अच्छे से इसका स्टेटमेंट अगर लिखना बच्चों सीख जाते हो, इसी प्रकार से 6 के पावर n का, 12 के पावर n का, 8 के पावर n का, 15 के पावर n का, किसी का भी स्टेप लिख सकते हो। अगर यही क्वेश्चन दिया होता 6 के पावर n का तो बस यहाँ पर मैं 6 लिख देता, ठीक है। 6 का प्राइम फैक्टर करने पर 2 और 3 आता तो हम लिखते shows that 2 and 3 आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 के पावर n। इसका मतलब 2 और 3 आ रहा है और 2 और 3 यूनिक होगा। ये सारी कहानी लिख देंगे कि बट वी नो दैट फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच नंबर इज यूनिक। 6 का प्राइम फैक्टर 2 और 3 आ रहा है तो 2 और 3 यूनिक होगा, इसका मतलब 5 तो नहीं ना आएगा, तो लिखेंगे 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6 के पावर n, हेंस 6 के पावर n कैन नेवर एंड्स विद द जीरो। ठीक है, बस इतना लिखना है। जहां जहां 6 होगा, जहां जहां 4 है इसमें वहां पर 6 लिख देना है, सिंपल। अब देखिए अगर आप लोग थोड़ा सा हम लोग आगे जाए तो आपका स्टेप जो है सिस्टमेटिक तरीके से मैं यहाँ पर पीडीएफ फॉर्म में भी लिख के रखा हूँ। क्लियर है, ये मेरा अपना खुद का स्टेप है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में आपको क्या लिखना है, ठीक है, यहां से देखिएगा इफ 4 के पावर n, देख सकते इफ 4 के पावर n इंट्स विथ जीरो, देन ठीक है, देन ये वाला THEN रहेगा, देन इट मस्ट हैव 5 एज अ फैक्टर। आप 2 एंड 5 एज अ फैक्टर दोनों लिख सकते हैं, एक भी लिख सकते हैं चलेगा। यहाँ पर एक लिखा गया, 4 के पावर n में 2 तो मिल जाएगा लेकिन 5 नहीं है, इसलिए मैंने लिख दिया कि 2 इट मस्ट हैव 5 एज अ फैक्टर। 2 के साथ 5 भी होना चाहिए, एक भी लिख सकते हो, बेहतर है दोनों लिखो। बट 4 के पावर n को हमने लिख दिया 2 के पावर 2 होल के पावर n, मतलब 2 के पावर 2n हो गया। और 2 के पावर 2n क्या शो कर रहा है, सो दैट 2 इज द ओनली प्राइम फैक्टर्स आप 4 के पावर n। 4 के पावर n का बस मात्र एक 2 ही प्राइम फैक्टर्स। और हमको पता भी है ऑल्सो वी नो फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच नंबर इज यूनिक। हमको ये भी पता है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स है कि किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। तो 4 का 2 है तो मात्र 2 ही रहेगा। इसका मतलब कि 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 4 के पावर n। तो 4 के पावर n का 5 प्राइम फैक्टर्स नहीं होगा। इसका मतलब लास्ट में लिख देना भाई कि हेंस 4 के पावर n कैन नेवर एंड्स विद द डिजिट जीरो। 4 के पावर n, ठीक है, कभी भी, ठीक है, यूनिट डिजिट उसका जीरो से एंड नहीं होगा। बस इतनी बातें आपको बेटा लिखनी थी। इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। ठीक है, एक स्टेटमेंट लिख लिए, इसी के बिहाफ पर आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे अगला क्वेश्चन और हम लोगों की बात करें तो अगला क्वेश्चन देखिए 6 के पावर n वाला है, सिंपल है, स्टेटमेंट लिखा है, बस एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। देखो
लिखोगे आप, क्या लिखोगे यहां से देखो स्टार्ट करोगे, इफ 6 के पावर n, यहां पर लिखना पड़ेगा, ठीक है, इफ यहां से लिखना, इफ 6 के पावर n इंट्स विथ 0 देन इट मस्ट हैव 5 एज ए फैक्टर। आपको पता है 6 में 2 इंटू 3, तो 2 तो मिल जाएगा, लेकिन 5 प्राइम फैक्टर्स नहीं मिलेगा, तो मैंने 5 पे ही जोड़ दिया। या आप ये भी लिख सकते थे कि इट मस्ट हैव 2 एंड 5 एज अ प्राइम फैक्टर, ये भी लिख सकते थे, या सिंगल 5 भी लिख सकते हो। मैं 5 को शो करूंगा बाद में कि 5 इसका प्राइम फैक्टर्स नहीं है। जब 5 नहीं होगा तो इसका यूनिट डिजिट 0 भी से इंट्स नहीं करेगा, ठीक है। अब यहां पर लिखोगे बट 6 के पावर n, अब 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप करोगे तो 2 इंटू 3 मिलेगा होल के पावर n, आप इसको लिख दोगे 2 के पावर 2n इंटू 3 के पावर 3n लिख दोगे। ये क्या शो कर रहा है कि सो दैट 2 एंड 3 आर द ओनली प्राइम फैक्टर ऑफ 6 के पावर n। ये शो कर रहा है कि 2 और 3 ही 6 के पावर n का प्राइम फैक्टर्स होंगे। माने 6 के पावर n के फॉर्म में कोई भी अगर नंबर होगी, अगर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाएगा तो बस प्राइम फैक्टर्स 2 और 3 मिलेगा। और हमको ये भी पता है कि वी नो दैट फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच नंबर इज यूनिक। माने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से हमको ये बात भी पता है कि किसी भी नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है बच्चों वो यूनिक होता है। इसका मतलब 6 का 2 और 3 आ रहा है तो 2 और 3 यूनिक होगा, 5 कभी भी उसका प्राइम फैक्टर्स नहीं होगा, तो लिख देना सो 5 इज नॉट अ प्राइम नॉट अ फैक्टर ऑफ 6 के पावर n। मैंने 6 के पावर n का 5 प्राइम फैक्टर्स नहीं होगा। जब नहीं होगा तो 6 के पावर n का यूनिट डिजिट से इंड नहीं करेगा। 6 के पावर n कैन नेवर इंड्स विद द डिजिट 0, तो 6 के पावर n कभी भी यूनिट डिजिट से इंड्स नहीं करने वाला है। बस इतनी सिंपल सी बात है बेटा। आपको लिखित फॉर्म में स्टेटमेंट ऐसे लिखना पड़ेगा, लिख के ही प्रूफ करना है, क्योंकि रियल नंबर टोटल आपका थ्योरेटिकल है, सब कुछ लिख करके अपनी बातों को बताना और चीजों को प्रूव करना है। आशा करते हैं कि अब आप लोग इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। यही सब में स्टेटमेंट लिखना है इसी टाइप से, ठीक है। अगर हम लोग आगे बात करें, ठीक है, देखो यहाँ पर 12 के पावर n है, ठीक है। चलो मैं इसको 12 के पावर n को भी लिख देता हूं, इसको मैं कर ही देता हूं। देखो सो दैट 12 के पावर n कैन नेवर इंड विद द डिजिट 0 और 5। शो करना है कि 12 के पावर n के फॉर्म में अगर कोई नंबर रहेगी, सब सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चों, तो 0 और 5 से इंड्स नहीं करेगा, ठीक है। सुनो, अब इसके लिए देखो लिखना पड़ेगा, जो स्टेप लिखने जा रहा हूं, लिखोगे इफ 12 के पावर n, इफ 12 के पावर n ends with 0 या 5, 0 या 5 में 0 ही लेके चल रहा हूं। इफ 12 के पावर n ends with 0, ठीक है, 0 और 5, then it must have 2 and 5 as a prime factor, 2 and 5 as a प्राइम फैक्टर। मेरे कहने का मतलब बेटा कि 12 के पावर n के फॉर्म में अगर कोई नंबर्स रहेगी, वो इंड्स 0 या 5 से तभी कर सकती है जब इसका 2 और 5 दोनों प्राइम फैक्टर्स होगा, ठीक है। 2 के साथ साथ 5 भी होगा तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ सकता है, 0 आ सकता है या 5 आ सकता है। समझ लो, दोनों फैक्टर को होना जरूरी है। 2 और 5 दोनों रहेंगे तब यूनिट डिजिट 0 करेगा, या केवल 5 ही प्राइम फैक्टर्स रहेगा तब भी यूनिट डिजिट 5 आ जाएगा। अब मैं ये शो कर दूंगा ना, तो इसका प्राइम फैक्टर, ठीक है, 5 है और न ही क्या, ठीक है, 5 नहीं है। जब 5 नहीं होगा तो 0 से भी इंड नहीं करेगा, ठीक है, और न तो 5 से ही करेगा। बस इतना शो करना है। तो सुनो, लिखना पड़ेगा नाउ 12 के पावर n को आप लिख सकते हो 2 के पावर 2 इंटू 3 होल के पावर n। 12 को क्या लिख सकते हो, 4 3 12, 4 को लिख दिया 2 के पावर 2 इंटू 3, लिख सकते हो प्राइम फैक्टराइजेशन करके, होल के पावर n, मल्टीप्लाई कर दो पावर को पावर में, तो 2 के पावर हो जाएगा 2n इंटू 3 के पावर 3n। ये क्या शो कर रहा है कि 12 के पावर n का जो प्राइम फैक्टर्स 2 और 3 होगा, तो लिखना पड़ेगा सो दैट, ठीक है, सो दैट 2 and 3 आर, ठीक है, 2 and 3 आर द ओनली प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 के पावर n। बेटा ये शो कर रहा है कि 12 के पावर n का 2 और 3 ही केवल प्राइम फैक्टर्स होंगे। और वो वाली चीज लिखना पड़ेगा, आल्सो लिख देना, आल्सो वी नो फ्रॉम द फंडामेंटल, सारी चीजें देखो लिखित रूप में लिखनी पड़ेगी। फंडामेंटल थ्योरम, THEOREM, थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है, हमको पता है, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से क्या पता भाई, लिखना पड़ेगा दैट, माने कि
द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच नंबर, ध्यान देना, द प्राइम जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे आपको लिखना पड़ेगा, द प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, किसका भाई, ऑफ ईच नंबर, प्रत्येक नंबर का, ईच नंबर का क्या होता है, इज माने होता है यूनिक, यूनिक होता है। जब यूनिक होता है इसका मतलब साफ साफ समझ में आ रहा है कि सो 5 इज नॉट, 5 इज नॉट प्राइम फैक्टर, 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर, ठीक है, ऑफ 12 के पावर n, 12 के पावर n का बच्चों, ठीक है, 5 प्राइम फैक्टर्स नहीं होगा, क्या होगा, मात्र 2 और 3 होगा, और 2 और 3 यूनिक होंगे, 5 नहीं होगा भाई। 12 के पावर n का जब 5 प्राइम फैक्टर्स नहीं होगा तो इसका यूनिट डिजिट कभी भी 0 नहीं आ सकता और नहीं 5 आ सकता है, ठीक है, नहीं 5 आ सकता है, तो लिख दोगे, ठीक है, हैंस 12 के पावर n कैन नेवर इंट्स विथ द डिजिट, देख रहे हो जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिखना ही पड़ेगा, डिजिट 0 और 5। भाई 12 के पावर n का अगर 5 प्राइम फैक्टर्स नहीं है, ठीक है, तो इसका यूनिट डिजिट न तो 0 आ सकता है और न ही क्या आ सकता है, 5 आ सकता है। अगर 5 प्राइम फैक्टर्स रहता तो उसका यूनिट डिजिट 5 आ सकता था, 2 है ही, 5 भी आ जाता तो 0, ठीक, आने की भी पॉसिबिलिटीज थी, 5 भी आने की पॉसिबिलिटीज थी, लेकिन 5 प्राइम फैक्टर्स आएगा ही नहीं, तो इसका यूनिट डिजिट ना तो 0 आ सकता है ना तो 5 आ सकता है। बस इतनी बात बेटा लिखित फॉर्म में बेटा आपको क्या करनी है, लिख देनी है, इसी पे बेटा आपका 3 मार्क्स आता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में और कभी कभी एक क्वेश्चन बेटा 2 मार्क्स में भी पूछा जाता है, समझ रहे हो ना। और इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, जनरली बेटा हर साल आपका क्वेश्चन किसी न किसी एक सेट में जरूर देता है कि शो करिए 6 के पावर n कैन नेवर इंट विद द डिजिट 0 या 4 के पावर n वाला दे देगा, ठीक है, ये सब प्रीवियस ईयर में सबका सब पूछा गया है, 12 के पावर n वाला, 8 के पावर n वाला, ये सब पूछे गए हैं, क्लियर है। तो आशा करते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप की प्रॉब्लम को आप लोग लिखित रूप में, ठीक है, ऐसा स्टेटमेंट लिख के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग आगे बात करें, सुनो क्वेश्चन नंबर 4, अब देखो ये क्वेश्चन बेटा 2 मार्क्स में पूछा जाएगा, 2 मार्क्स में पूछा जाएगा, बड़ा सिंपल स्टेप है, जैसे स्टेप सिखाऊंगा वैसे स्टेप आपको बोर्ड एग्जाम में लिख देना है। इन सबको शो करना है कि ये जो गिवन नंबर्स हैं वो क्या होंगे, कंपोजिट नंबर होंगे। देखो लिखा है कि सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, इन सबको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके शो करना है कि जो रिजल्ट है वो क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखोगे, बोर्ड एग्जाम में लिखोगे वी हैव, ध्यान देना, जैसे मैं स्टेप लिख रहा हूं वैसे ही लिखना बोर्ड एग्जाम में, वी हैव, ये नंबर्स उतार लोगे, क्या नंबर है, 5 × 11 × 13 + 13 उतार लोगे। और बहुत ध्यान से देखोगे इसमें 2 टर्म्स है, यहाँ पर एक टर्म्स, यहाँ पर एक टर्म्स, 2 टर्म है चूंकि +1 लगा हुआ है। इन दोनों टर्म में से कोई एक नंबर हमेशा कॉमन दिया होता है, देखो 13 और 13 कॉमन है, तो दोनों को सॉल्व करने के लिए बेटा अगला स्टेप, दिस इंप्लाइज दैट 13 और 13 दोनों में से कॉमन कर लेना, अंदर क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर 5 × 11 बचेगा, प्लस 13 से डिवाइड करोगे 13 में तो 1 बचेगा, इसको सिंप्लीफाई कर लो, 13 × 11 5 हो जाएगा, 55 + 1 हो जाएगा, सब मिला जुला के 13 × 55 + 1 कितना, 56 हो जाएगा। इसको अगर और लिखना चाहो तो लिख सकते हो 13 56 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो कर लो, 2 से काट लो, 2 दूनी के 4, 2 8 16, 2 से काटो, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, फिर 2 से काटो, 2 7 14, फिर 7 1 कम 7, 2 दूनी के 4 दूनी के 8, 8 7 56, माने 56 को आप लिखना चाहो तो 8 7 भी 56 लिख सकते हो, या तो लिख सकते हो 8 7 56 लिख दो, बस आपको रिजल्ट का जो प्राइम फैक्टर्स 2 से अधिक दिखाना है तो 2 × 2 × 2 × 7 लिख दो, या आप मैंने लिख दिया 56 को 8 × 7 ही लिख दिया, 8 × 7 8 7 56, बस इतना ही लिख के छोड़ दो चलेगा। अब सुनो, आपने देखा इसको सॉल्व करने पर रिजल्ट आ रहा है 13 × 8 × 7, 13 × 8 × 7, तो 13 × 8 × 7 कोई एक नंबर आएगा, सॉल्व करने में कोई एक नंबर रहेगा रिजल्ट। और देखा आपने कि 13 × 8 × 7 के 2 से अधिक फैक्टर्स है, 2 से अधिक फैक्टर्स कैसे पता चला भाई, 13 ये जो नंबर्स को सॉल्व करोगे तो 13 × 8 × 7 आएगा, ठीक है। अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, 8 7 56, 56 × 13 से थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कितना हो जाएगा बोलो, 3 6 18, 3 5 15 और 1 16, 1 6 6, 1 5 5, अगर देखा जाए तो 8 6 6 12, 5 1 6, 6 1 7, 728 आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करो तो 728, माने कि इस को पूरा सॉल्व करने पर 728 आएगा। 728 का जब फैक्टर्स करोगे तो 13 ×
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 मिलेगा। इसका मतलब कि 728 के, ठीक है, 2 से अधिक फैक्टर्स हैं, ठीक है, इसका मतलब वो कंपोजिट ही होगा। 728 किससे कटेगा? 13 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 2 दूनी 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 8 7 56 से भी कटेगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो 728 के 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, इसलिए बेटा ये आपका जो रिजल्ट होगा वो एक क्या होगा? कंपोजिट नंबर। लेकिन बात आगे लिखनी है, तो लिखोगे ऐसे, लिखोगे द गिवन नंबर, ठीक है, द गिवन नंबर्स, आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा प्रूफ करने के लिए। द गिवन नंबर्स, ठीक है, नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर, ठीक है, या TWO2 ही लिख लो, मोर देन 2 फैक्टर, ठीक है। गिवन नंबर के बेटा 2 से अधिक फैक्टर्स है, लास्ट में लिखोगे हैंस द गिवन नंबर, हैंस इट इज अ कंपोजिट नंबर, ऐसे लिख दो, हैंस इट इज अ कंपोजिट नंबर। इसलिए बेटा ये आपका क्या होगा? एक कंपोजिट नंबर होगा। कंपोजिट नंबर क्यों? क्योंकि गिवन नंबर्स के 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, इसलिए बेटा कंपोजिट नंबर होगा। क्यों? क्योंकि ये नंबर 13 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 8 7 56 से भी कटेगा, माने इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे, इसलिए ये रिजल्ट क्या होगा? आपका एक कंपोजिट नंबर होगा। तो एग्जाम में सबसे पहले वी हैव लिख के आप ऐसे सॉल्व करते जाओगे, सॉल्व करते जाओगे, सॉल्व करते जाओगे, ठीक है। ए प्राइम तभी होता है जब इसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते, ठीक है, ठीक है। लेकिन अब इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हमको दिख रहे हैं, तो लिखना पड़ेगा द गिवन नंबर्स हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, दैट्स व्हाई, ठीक है, इट इज अ कंपोजिट नंबर, ऐसे पूरा लिखना पड़ेगा। अब सुनो, अगर आप लोग इसको सॉल्व करते, देखो इसको सॉल्व करते, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? लिखेंगे वी हैव लिख करके, देखो वी हैव लिख करके इसको पूरा एग्जाम में उतार लोगे। अब यहां पर 5 और यहां पर भी 5 है, देखो यहां पर एक टर्म सब इंटू के रूप में है, तो यहां से यहां तक एक ही टर्म्स होगा, प्लस इसको सेपरेट कर दिया, यहां पर 2 टर्म्स हो गए। अब दोनों टर्म में से कोई एक नंबर हमेशा कॉमन दिया रहेगा, 5 यहां पर कॉमन दिया है, 5 को कॉमन कर लेना, अंदर बचेगा 6 गुड़े 4 गुड़े 3 गुड़े 2 गुड़े 1 बचेगा, प्लस 5 1 कम 5 यहाँ हो जाएगा। अब सॉल्व करोगे अगला स्टेप, तो 5 अगुड़े, सुनो कर लेते हैं, 2 1 कम 2 2 3 6, 6 चौके 24 और 24 अगुड़े हम लोग 6 कर लेते हैं, 6 चौके 24, 6 दूनी के 12 2 14, 144 आ जाएगा, 144 हो जाएगा, प्लस 1 जोड़ लेना अपना, 5 गुड़े 144 प्लस 1 145 हो जाएगा। फिर से कर सकते हो, 5 कॉमन करोगे तो हो जाएगा 2 3 6, ठीक है, 2 3 6, 6 चौके 24, 24 छक्का 24 छक्का 6 चौके 24, 6 दूनी की 12 2 14, 144 प्लस 1 145। अब देखो, अब 145 तो 5 गुड़े 145 हो गया। अब देखो 5 गुड़े 145 क्या समझ में आ रहा है? इसके, ठीक है, 2 से ज्यादा फैक्टर्स है। क्यों? क्योंकि ये क्या 5 से भी कटेगा, 145 से भी कटेगा, ये दोनों 1 से भी कटेगा, ठीक है, 1 से तो कोई भी आपका 1 से बड़ी जितनी भी नंबर्स हैं वो 1 से हमेशा डिविजिबल होती हैं। इसका फैक्टर्स 1 भी होगा, 5 भी होगा, 145 भी होगा, ठीक है, 145 भी होगा, तो 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे, बस लिख दोगे, ठीक है, द गिवन नंबर्स लिखना पड़ेगा, द गिवन नंबर्स, ठीक है, द गिवन नंबर्स, ठीक है, हैज मोर देन 2 फैक्टर्स लिख देना पूरा, द गिवन नंबर्स हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, सो, ठीक है, इट इज अ कंपोजिट नंबर, या द गिवन नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। इतनी बातों को लिख करके बात खत्म कर दोगे, इतना ही लिख दोगे, आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। क्लियर है? ये हमेशा सेक्शन बी में पूछता, चूंकि सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रत्येक 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं, तो क्लियर है? तो इस टाइप का क्वेश्चन बेटा 2 मार्क्स में, सेक्शन बी में एक कोई क्वेश्चन आपका पूछ लेगा, 2 नंबर में पूछा जाता है। तो आशा करते कि इस टाइप की प्रॉब्लम को आप लोग सॉल्व कर पाएंगे, बहुत सिंपल होता है। यहाँ पर लिख देना द गिवन नंबर्स, मैं लिख ही दे रहा हूँ, लो लिख ही दे रहा हूँ, क्योंकि लिखना पड़ेगा, बचना नहीं पड़ेगा। द गिवन नंबर, ठीक है, हैज मोर देन 2 फैक्टर, लिखना पड़ेगा हर एक स्टेटमेंट, मोर देन, ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर्स, ध्यान देना 2 फैक्टर्स, सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। इसलिए ये आपका क्या होगा? एक कंपोजिट नंबर होगा। अपनी बातों को लिख करके स्टेटमेंट के थ्रू प्रूव करना होता है चीजों को। लिखना पढ़ना कैसे बोर्ड एग्जाम में, मैं बोर्ड एग्जाम की बातें आपको बता रहा हूं। आशा करते कि चीजें समझ में आ रही होंगी, कुछ नहीं है, सिंपल है। अब आगे देखो, अब देखो हम लोगों को बेटा नेक्स्ट टॉपिक जो है, ठीक है, अब हम लोग फैक्टर के बारे में, ठीक है, मल्टीपल के बारे में हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, तो हम लोग वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम लोगों ने क्या सीखा था, थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं। हम लोगों ने डिविजिबिलिटी सीखा था, क्लियर है? डिविजिबिलिटी क्या सीखा था बताइए? जैसे
2 अगर डिवाइड्स कर रहा है किसको, ए को, ठीक है, कंप्लीटली, तो मतलब अगर 2 भाई डिवाइड कर रहा है, देखो सुनो, 2 अगर डिवाइड कर रहा है किसको, 2 अगर डिवाइड कर रहा है ए को, इसका मतलब एक इंटीजर सी ऐसा एग्जिस्ट जरूर करेगा जो a इज इक्वल टू 2 इंटू सी, इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। और सी कुछ होगा नहीं, सी आपका कोसेंट ही होगा, ठीक है, सी आपका कोई इंटीजर्स में कोसेंट होगा जो a इज इक्वल टू 2 इंटू सी को सेटिस्फाई करेगा। जैसे एग्जाम्पल, अगर 2 डिवाइड्स कर रहा है 6 को, तो 6 इज इक्वल टू 2 इंटू क्या, सी, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सी क्या होगा, कोसेंट, कोसेंट की वैल्यू 3 होगी। देखो 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, 2 3 या 6 और 6 सेटिस्फाई कर गया। समझ रहे हो ना, देख सकते हो 6 में 2 को डिवाइड करोगे तो 2 3 जा 6, रिमाइंडर क्या आ गया, 0, रिमाइंडर 0 का मतलब 6 क्या है, कंप्लीटली डिविजिबल है 2 से, मतलब 2 कंप्लीटली डिवाइड्स 6, इसका मतलब कंप्लीट डिवाइड्स करेगा। तो एक इंटीजर 3 ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जो 6 इक्वल टू 2 इंटू 3 इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड, ठीक है। इसका हम लोग यूज आगे करेंगे, इसलिए डिविजिबिलिटी पढ़ना क्या था हम लोगों के लिए उचित था, ठीक है, पढ़ने योग्य था डिविजिबिलिटी। बिना डिविजिबिलिटी को समझे अगर हम लोग √2 को इरेशनल प्रूफ करेंगे तो प्रॉब्लम्स आएगी। आशा करते हैं कि डिविजिबिलिटी जो रूल सबसे पहले बताया तो वो आपको समझ में आ गया होगा। डिविजिबिलिटी के बाद हम लोगों ने ये देखा था कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक देखा था। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये होता बेटा कि किसी भी कंपोजिट नंबर को अगर आप एक्सप्रेस करोगे एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स तो 2 इंटू 2 इंटू 3, मेरे कहने का मतलब 12 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3, मैंने 2 बार 2 मिलेगा, 1 बार 3 मिलेगा। आर्डर इधर उधर हो सकता है, 2 इंटू 3 इंटू 2 भी लिख सकते हो, 3 इंटू 2 इंटू 2 भी लिख सकते हो, आर्डर इधर उधर हो सकता है, लेकिन 2 बार 2 होगा और 1 बार 3 होगा, इनका मल्टीप्लाई करने से ही 12 बनेगा। तो 2 और 3 ये यूनिक होंगे, ऐसा नहीं कि प्राइम फैक्टर्स आपने 12 का किया तो कभी 2 और 3 आ गया या कभी 2 और 5 भी आ गया, ऐसा नहीं है। तो 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 3 आ रहा है प्राइम फैक्टर्स, तो 2 और 3 यूनिक होंगे, 2 बार 2 1 बार 3 होगा, 5 या 7 या और कोई प्राइम नंबर्स नहीं आ सकता। यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोलती है कि किसी भी कंपोजिट नंबर का अगर आप एक्सप्रेस करोगे एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स तो जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वह यूनिक होंगे। यही बात हमको बताती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब इसी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की मदद से हम लोग इस टाइप के प्रॉब्लम जैसे 4 के पावर n so that 4 के पावर n can never ends with the digit 0, या so that 6 के पावर n can never ends with the digit 0, या so that 8 के पावर n can never ends with the digit 0, या so that 12 के पावर n can never ends with the digit 0, या 15 के पावर n can never ends with the digit 0। इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का हम लोग क्या करते हैं, हेल्प लेते हैं, उसी की मदद से स्टेटमेंट लिख के प्रूफ किया जाता है। तो आज की क्लास में बेटा बस मेरा इतना टारगेट था कि आपको डिविजिबिलिटी सिखा देना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक सिखा देना, उस पर किस टाइप की प्रॉब्लम आती है उसको सिखा देना। चलते चलते एक क्वेश्चन मैं आपको करा के जाऊंगा कि जो इस बार आपका बोर्ड एग्जाम में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से जो क्वेश्चन आया था मैं सोच रहा हूं कि उसको भी करा दूं, ठीक है, फिर क्लास हम लोग बंद करेंगे। क्वेश्चन अब की बार 2025 में पूछा था बच्चों, पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ध्यान देना, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द यूनिट डिजिट ऑफ 8 के पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, और आपका 4 ऑप्शन दिया था। पहला ऑप्शन दिया था, ठीक है, 8 दिया था, ठीक है, ऑप्शन इधर उधर हो सकता है, ठीक है, 8 दिया था, 6 दिया था, 0 दिया था, ठीक है, और आपका 2 दिया था, ऐसे 4 ऑप्शन दिया था, ठीक है। और बोला था कि 8 के पावर n और n जहां नेचुरल नंबर है तो 8 के पावर n के फॉर्म में अगर कोई भी नंबर्स है तो उसका यूनिट डिजिट निम्नलिखित में से कौन नहीं हो सकता। तो सिंपल सी बात है भाई कि 8 के पावर n का अगर यूनिट डिजिट अगर 0 होने के लिए 8 का प्राइम फैक्टर 2 के साथ साथ 5 भी होना चाहिए। देखो 8 के प्राइम फैक्टर्स में 8 का प्राइम फैक्टर्स करोगे तो 2 के पावर 3 मिलेगा, होल के पावर n मिलेगा, माने 2 के पावर 3n। ये क्या शो कर रहा है कि 8 के पावर n का प्राइम फैक्टर्स मात्र 2 है और 5 कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये बोलती है कि 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम फैक्टर्स 2 मिल रहा है तो बस केवल 2 यूनिक होगा, 5 नहीं मिलेगा। जब 5 नहीं मिलेगा तो 8 के पावर n के फॉर्म में कोई भी नंबर्स रहेगी उसका यूनिट डिजिट कभी भी 0 नहीं आ सकता। तो हमसे यही पूछा कि यूनिट डिजिट क्या नहीं आ सकता है, तो भाई 0 नहीं आ सकता। मेरी बात समझ रहे हो ना, उसका यूनिट डिजिट कभी भी 0 नहीं आ सकता। अगर ये पूछा कि क्या आ सकता है,
अगर ये पूछा होता तो आप इसको ऐसे करते, लिख लेते 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3, 8 की पावर 4। अगर पूछा होता कि यूनिट डिजिट क्या आ सकता है, क्या आ सकता है, तब तो 8 के पावर n में n की वैल्यू 1 2 3 4 4 तक रख के देख लोगे, जो आना होगा ठीक है 4 तक में ही आ जाएगा, क्योंकि जब भी 8 के पावर 5 करोगे फिर वह डिजिट जो है रिपीट करने लगेगा। जैसे देखो 8 के पावर 1 8 आएगा, 8 का स्क्वायर 16, 8 का क्यूब 512, 8 के पावर 4 मल्टीप्लाई करोगे 8 का तो 8 दूनी के 16, 8 एक कम 8, 8 एक 9, 8 5 40, 40 96। तो 8 के पावर n के फॉर्म में कोई भी नंबर्स रहेगी उसका यूनिट डिजिट बस केवल 4 डिजिट ही आ सकता है। एक 8 आ सकता है, एक 6 आ सकता है, एक 2 आ सकता है और एक क्या 6 आ सकता है। 8 6 2, अच्छा 1 मिनट, 8 का क्यूब 512, ठीक है 8 दूनी के 16, 8 का स्क्वायर यहाँ पे बेटा 64 होगा, सॉरी 8 का स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा 64। तो 8 के पावर n के फॉर्म में कोई भी नंबर्स होंगी उसका यूनिट डिजिट 8 4 2 6 यही आ सकता। अगर आगे भी बढ़ोगे 8 के पावर 5 करोगे तो फिर पीरियडिकली रिपीट करेगा 8 4 2 6, 8 4 2 6, 8 4 2 6, यही पीरियडिकली रिपीट करेगा। हर एक 4 पावर के बाद कोई भी डिजिट पीरियडिकली हमेशा रिपीट करता है। 8 के पावर 5 करते हैं, 8 का मल्टीप्लाई करते हैं, 8 छक कितना 8 छक 48, तो यूनिट डिजिट क्या आता है 8 ही आता है। फिर आगे फिर 8 का करते तो 8 16, फिर कितना हो जाता है 4 हो जाता, फिर 8 का करते 4 में 8 चौके 32, पुनः 2 हो जाता, फिर 8 का करते 8 दूनी के 16, कितना हो जाता 6 आ जाता। मेरे कहने का मतलब 8 4 2 6, 8 4 2 6, तो 8 के पावर n के फॉर्म में कोई भी नंबर्स होगी, ठीक है। और आपको ये चेक करना है कि यूनिट डिजिट क्या आ सकता है, तो फर्स्ट 4 नंबर 1 2 3 4 रख के देख लो, इसी में से जो आना होगा आ जाएगा, क्योंकि आगे 5 रखोगे 6 रखोगे 7 रखोगे 8 रखोगे तो ये पुनः पीरियडिकली रिपीट करेगा, मतलब 8 4 2 6 ही आएगा, 8 4 2 6 ही आएगा, इससे अधिक कुछ नहीं आ सकता है। समझ रहे हो कि नहीं, चाहे वो कोई भी नंबर हो, जैसे 4 के पावर n के फॉर्म में भी अगर कोई नंबर्स रहेगी तो आप n की वैल्यू 1 2 3 4 बस केवल फर्स्ट 4 डिजिट तक रख करके आप चेक कर सकते हो, जो यूनिट डिजिट आना होगा 1 से 4 तक में ही आ जाएगा, क्योंकि 4 के बाद वो पुनः रिपीट करने लगता है। चाहे कोई भी पावर ले लो, 2 के पावर n लो, चाहे 3 के पावर n लो, चाहे कोई भी पावर ले लो, ठीक है, हर एक 4 डिजिट के बाद वो पीरियडिकली क्या करता है डिजिट रिपीट करता है, तो जो आना होगा ठीक है 4 तक पावर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूछा होता क्या आ सकता है, तब तो हम लोग 1 2 3 4 रख करके देख सकते हैं क्या आ सकता है। 8 आ सकता है, बिल्कुल 8 आ सकता है, 6 आ सकता है, 2 आ सकता है, लेकिन 0 नहीं आएगा। समझ रहे हो ना। अगर ये ऑप्शन ऐसे दिया होता कि देखो चार ऑप्शन मान लो ऐसे सेट किया होता, पहला ऑप्शन ए बी सी और डी, बोला होता कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द यूनिट डिजिट ऑफ 8 के पावर n। 8 के पावर n का कौन सा यूनिट डिजिट हो सकता है, हो सकता अगर ही दिया होता तो हो सकता है। मैं मान लो एक सेट किया होता 0, एक सेट किया होता 8, एक सेट किया होता 3, एक सेट किया होता 9, तो कौन सा आ सकता है, कौन सा आ सकता है। तो भाई 0 कभी नहीं आ सकता, 3 भी कभी नहीं आ सकता, 9 भी कभी नहीं आ सकता, क्या आ सकता है 8 आ सकता है। समझ रहे हो कि नहीं, 8 आ सकता है, इसलिए 8 को मारते। या आपसे ऐसे भी क्वेश्चन कर सकता था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द यूनिट डिजिट ऑफ 8 के पावर n, ठीक है, कौन सा नहीं आ सकता, तो कौन सा नहीं आ सकता, तो 8 6 रिपीट करा दे रहा हूं, कौन सा नहीं आ सकता, एक 2 कर दे रहा हूं और एक 9 कर दिया, एक क्या कर दिया 9 कर दिया। अब समझो क्वेश्चन यही है कि कौन सा नहीं आ सकता, तो 8 तो आ ही सकता है, 8 के पावर n में 8 तो आ ही सकता है, 6 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, लेकिन 8 के पावर n के फॉर्म में कोई नंबर रहेगी तो 9 नहीं आ सकता है। अब यहां पर ऑप्शन क्या मारेंगे, डी का चुनाव करेंगे। यहां पर ऑप्शन हम लोग डी का चुनाव करेंगे, क्योंकि 8 के पावर n में 8 और उसके बाद 6 2 तो आ ही सकता, लेकिन 9 कभी नहीं आ सकता। अब यहां पर ऑप्शन क्या हम डी का चुनाव करेंगे 9। अगर ये पूछा तो कौन सा नहीं आ सकता है, तो भाई तो 8 6 2 तो आ ही सकते हैं, लेकिन 9 कभी नहीं आ सकता, ठीक है। तो कैसे भी क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, इस प्रकार के जवाब आप लोग देना सीखिए। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पे ही पूछा था कि 8 के पावर n में कौन सा यूनिट डिजिट नहीं आ सकता, तो भाई 0 कभी नहीं आ सकता। क्यों नहीं 0 आएगा, क्योंकि 8 के प्राइम फैक्टर्स में 2 ही मिल रहा, 5 मिलेगा नहीं, जब 5 नहीं मिलेगा तो 0 भी नहीं आएगा। देखते ही तुरंत मार सकते थे। आशा करते हैं, ठीक है, कि आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे फैक्टर्स, ठीक है, मल्टीपल्स, HCF और LCM और
दो नंबर्स का प्रोडक्ट उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो सब मिला जुला के जो अगली क्लास होने वाली है एचसीएफ और एलसीएम की होने वाली है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, ठीक है। जय हिंद बच्चों, बाय बच्चों।